प्रेमचंद के निबंध संग्रह में से हम इस गद्यावतरण की व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण प्रेमचंद के निबंध कहानी कला 2 से उद्धृत किया गया है, जो कुछ विचार नामक निबंध संग्रह में संकलित है। इस अंश में प्रेमचंद ने कला को यथार्थ की हूबहू नकल न मानकर एक भ्रांति रूप में स्वीकार किया है। कथा साहित्य में प्रस्तुत जीवन और यथार्थ के संबंध का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण यहाँ विद्यमान है। प्रेमचंद कला के संबंध में उसके स्वरूप और बाह्य रूप के विषय में अपना मौलिक चिंतन प्रकट करते हैं कि कला का बाह्य रूप ऐसा लगता है मानो वह यथार्थ जगत की नकल है और स्वयं भी यथार्थ स्वरूप ही है, किंतु यह सत्य नहीं है। कला यथार्थ नहीं होती। कला की विशेषता यही है कि वह यथार्थ नहीं होती, फिर भी यथार्थ दिखाई देती है। कला जीवन का यथार्थ रूप नहीं होती। उसके तौर तरीके, कसौटी, मूल्यांकन विधि भी जीवन के पैमाने से भिन्न होते हैं। इस अवतरण में प्रेमचंद ने जीवन और कला में अंतर बताते हुए कहा है कि जीवन में हम अपने आप को जीवन से उसी तरह असंबद्ध कर लेते हैं जब जीवन अनावश्यक हो जाता है, अर्थात जीवन की उपयोगिता समाप्त होते ही हम जीवन से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार यथार्थ की उपयोगिता से ही संबद्ध होता है, यथार्थ भी उपयोगिता से ही संबद्ध होता है। जीवन का कोई निजी उत्तरदायित्व नहीं, उसे किसी के सामने उत्तरदायी नहीं होना पड़ता। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण आदि किसी भी क्रम में आ सकते हैं। उससे कोई भी यह नहीं पूछ सकता कि इनका क्रम ऐसा ही क्यों है, क्योंकि यह नियंता, जो सृष्टि नियंता है, उस पर निर्भर करता है। सुख दुख, हानि लाभ और जीवन मरण में परस्पर क्या संबंध है, इसका उत्तर भी उसे नहीं देना पड़ता। मनुष्य के लिए अपने ही जीवन के सुख दुख, हानि लाभ आदि का क्रम और संबंध अज्ञात है। जो वस्तु मानव जीवन में घटित होकर भी मानव के लिए अपरिचित है, वह कथा साहित्य में पूरी तरह हमारे सामने आ जाती है और हम उसके क्रम तथा कारण और संबंध को जान जाते हैं। इसका कारण यह है कि जीवन पर तो मनुष्य का अपना नियंत्रण नहीं होता, किंतु कथा साहित्य एक ऐसा जगत है जिसकी रचना मनुष्य करता है तथा इस जगत का क्षेत्र सीमित भी होता है। इसीलिए मानव निर्मित परिमित क्षेत्र का कथा साहित्य संपूर्ण रूप से एक साथ हमारे सामने आकर उपस्थित होता है। यह कथा साहित्य पूरी तरह मनुष्य की न्याय बुद्धि के अनुसार ही होता है, अर्थात जहाँ कहीं भी वह कथा साहित्य मानवीय न्याय बुद्धि का उल्लंघन करता है, हम उसे दंडित करने को तैयार हो जाते हैं। यानी कथा साहित्य में मानव की न्याय बुद्धि का ही अनुसरण किया जाता है। कथा में मनुष्य को प्राप्त सुख और दुख के कारणों का दिग्दर्शन कराना पड़ता है कि किसी पात्र को सुख या दुख क्यों मिला। कथा जगत में कोई चरित्र मरता नहीं है जब तक कि मनुष्य की न्याय बुद्धि की कसौटी पर वह खरा उतरता है, अर्थात कथा में चरित्रों की सृष्टि न्याय बुद्धि के अनुसार की जाती है और मनुष्य की न्याय बुद्धि के अनुसार ही चरित्र के पैमाने तय किए जाते हैं। कहानीकार को या रचनाकार की अपनी प्रत्येक कृति के विषय में जनता के सामने उत्तरदायी होना पड़ता है कि क्यों उसने ऐसे चरित्र की सृष्टि की है, या चरित्र में जो अमुक विशेषता दिखाई गई है वह किस लिए है। कला का रहस्य ही यह है कि वह केवल भ्रम उत्पन्न करती है। इस भ्रम पर यथार्थ का पर्दा पड़ा रहता है। अतः ऊपर से देखने वाले को कथा साहित्य में यथार्थ जगत दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यथार्थ के नीचे अनेक भ्रांतियाँ होती हैं जिनका संबंध यथार्थ से नहीं होता। तो इस प्रकार इस गद्य अवतरण में प्रेमचंद ने कला को यथार्थ आवरण से लिपटी भ्रांति बताया है और नई और मौलिक चिंतन को प्रारंभ किया है।
सच्ची कला वही है जो ऊपर से यथार्थ दिखाई देने पर भी यथार्थ से भिन्न हो और पाठकों को अपने प्रभाव से संवेदनशील बनाने में समर्थ हो, अपनी बात को पाठक तक इस तरह पहुंचाए कि वह उसे सत्य लगे। प्रेमचंद की भाषा यहाँ पूरी तरह परिष्कृत और तत्सम हो गई है। विचारों का संप्रेषण करने में भाषा पूरी तरह से समर्थ है।